कभी कभी लगता था यार ऐसे ही चलती रहेगी क्या जिंदगी, यार ऐसे ही इधर दो चार रोल करते रहेंगे क्या छोटे छोटे। ये एक मोमेंट ऐसा हुआ था कि यार थैले में फोटो लेके घूम रहे हो, और फट बारिश हो गए हो, रही है और बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, फोटो बिखर गए। इज दिस व्हाट आई वांट इन लाइफ? मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। हो सकता है मैं महीने के 30 दिन घर पे बैठा हूँ। मेरे साथ हैं अनूप सोनी जी। कैसे हैं आप? हेलो आशीष, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। मैं पहले तो आपके बचपन से वो कोर को समझना चाहूँगा, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं? मेरे फादर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में थे, तो पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो मेरी पैदाइश हुई लुधियाना में। 13-14 की उम्र थोड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है, तो जो भी एक्सपोजर था वो शुरू हो गया। लेकिन स्कूल में कोई थिएटर एक्टिविटी हो तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। तो आई थिंक वो एक्टिंग की क्राफ्ट को लेकर जो मेरा हल्का सा अट्रैक्शन शुरू हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे पसंद है ये चीज़। हाँ, जब मैं एक्चुअली फर्स्ट ईयर लॉ शुरुआत कर चुका था, उस दौरान मुझे पता चला। तो जब तक एनएसडी का मैंने अप्लाई किया फॉर्म, प्रॉस्पेक्टस मंगा के, या जब तक उसके इंटरव्यूज़ और वो शुरू हुआ प्रोसेस सिलेक्शन का, तब तक मेरा 1 साल ख़त्म हो चुका था लॉ का। मैंने डिसाइड किया कि यार अब एनएसडी चले जाते हैं। सीनियर्स कौन थे उस समय? रैगिंग वैगिंग हुई थी? हाँ हाँ, बिल्कुल रैगिंग होती थी हमारे सीनियर्स में। जब हम एक्चुअली, आई थिंक एनएसडी की हिस्ट्री में ये पहला एक बैच ऐसा था, मतलब जब हम आए थे कुछ वजहों से एक सेशन ज़ीरो हो गया था। उस साल एडमिशन्स नहीं हुए थे, तो हमारे बीच में सेकेंड ईयर था ही नहीं, सीधा थर्ड ईयर था। थर्ड ईयर में राजेश जैस, केवल धालीवाल, मंदाकिनी गोस्वामी और भी 4-5 लोग, और जो मुझे याद, अभी पूरी क्लास तो उनकी याद नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर नहीं था। तो जैसे ही वो थर्ड ईयर पास हुआ, उन्होंने हमारी रैगिंग की। अच्छा था, रैगिंग का एटमॉस्फेयर वहाँ पे ऐसा टिपिकल नहीं है। वो एक हफ्ता थोड़ी मस्ती वाली और रैगिंग थोड़ा होती है, क्रिएटिव रैगिंग भी होती क्रिएटिव रैगिंग होती है है। वहाँ आपको पर। याद है किस तरह की हाँ आपकी हाँ रैगिंग बिल्कुल, थी? बहुत जैसे कि आपसे ये कहा जाता था कि आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए और उस पर रिएक्ट कीजिए, या किसी प्रॉपर्टी को आप उठा के लाइए और उस प्रॉपर्टी को कोई कैरेक्टर बनाइए। वो प्रॉपर्टी है, लेकिन वो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है, उससे बातचीत कीजिए। तो इस तरह की होती थी। एक तरीके के ये हेल्पफुल ही है, क्रिएटिव प्रोसेस में हाँ, आपके वो हेल्प और करते जब ये थर्ड ईयर गया, हम सेकेंड ईयर में आए, हमारे ऊपर कोई सीनियर ही नहीं। तो नॉर्मल में, अगर नॉर्मल केस में अगर आप देखेंगे तो आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों आपके सीनियर हैं। हैं। फिर आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, एक नया बैच आएगा जो आपसे जूनियर है, लेकिन फिर भी एक सीनियर आपके सर पे है। जो सेकेंड ईयर में था वो थर्ड ईयर में पहुंच चुका और आप सेकेंड ईयर में। हमारे केस में था सेकेंड ईयर था नहीं, तो जैसे ही थर्ड ईयर गया, हम सेकेंड में आए, हमारे ऊपर कोई थर्ड ईयर नहीं था। आपको मुंबई आने का ये आइडिया किसने दिया, या आपके मन में ही था कि आना है अब? रंगमंच छोड़ना नहीं है ये पता था। ये प्रैक्टिकलिटी भी समझ में आ चुकी थी कि अगर आपको रंगमंच करना है और अगर आप चाहते हैं कि रंगमंच देखने लोग आएँ, टिकट खरीदें, तो थोड़ा-सा ना नाम बनाना पड़ेगा ऑन स्क्रीन में। तो ये पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में बात आ गई कि यार एक काम करता हूँ, पहले ना थोड़ा पर्दे पे काम करता हूँ, थोड़ा नाम बन जाएगा, थोड़ा चेहरा पहचाना हुआ हो जाएगा, तो नाटक करूँगा तो लोग देखने भी आएँगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ थोड़ा मैंने जब काम शुरू कर दिया, उसके बाद मेरे ही बैचमेट ने एक प्ले डायरेक्ट किया था, जिसमें स्वरूप संपत जी, मैं, कुणाल खेमू था। कुणाल खेमू उस वक़्त कॉलेज में था, तो ये फिर प्ले किया। तो मुझे वो रहा मेरा हमेशा बीच-बीच में नाटक करते रहना। जब मुंबई आए तो किस तरीके से आपका यहाँ पर रिसेप्शन हुआ? ऐसा तो नहीं था कि कोई रेड कार्पेट बिछा के बैठा हुआ था, हमारा इंतज़ार कर रहा था। चूँकि एक रेस्टलेसनेस थी, वक़्त बर्बाद नहीं करना है, तो काम जिसे कहते हैं ना, पहले दिन से ही शुरू कर दिया था। कित लिस्ट बनाता था, कौन डायरेक्टर्स हैं, किनके साथ काम करना चाहता हूँ, इनके फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेंगे। किशोर नमित कपूर साहब का नंबर निकाल के डायल किया। उनको मैंने बताया कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, उन्होंने कहा, "आ जाओ भाई मिलने।" अगले दिन सुबह पहुँच गए। मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ रहे पहले किन लोग के साथ वो बताइए, और ये जो खाने और बाकी चीज़ों की दुश्वारियों पर भी बात करेंगे हम। यार हम लोग जब आए ना, तो अंधेरी ईस्ट में एक कॉलोनी थी, पीएमजीपी कॉलोनी, जहाँ पे हमारे कुछ सीनियर्स रह रहे थे। और एक एनएसडी का एफटीआई के लोगों के साथ हमेशा से एक नाता रहा है, दोस्ती यारी रही है, जान पहचान रही है, क्योंकि काम सिमिलर है। वो महाकाली केव्स की तरह है क्या? हाँ जी, अनुराग अंधेरी। कश्यप और ये सब हाँ, लोग? तो अनुराग कश्यप, अनुराग का भाई अभिनव अभिनव। कश्यप, हमारी सीनियर हिमानी शिवपुरी जी, एक बड़े सीनियर एक्टर थे, दिल्ली से आए थे, जिन्होंने काफ़ी शाहरुख के साथ भी दूरदर्शन में काफ़ी काम किया। अरुण बाली जी, जी। हमारे एक सीनियर निर्मल पांडे, और भी एनएसडी के सीनियर, फिर एफटीआई के कुछ कैमरामैन। उस उन दिनों एफटीआई में एक्टिंग वो नहीं था ना। बंद हो गई थी हाँ, काफी एक्टिंग बंद हो दिनों गई से। थी। तो एक नाता बना हुआ था, क्योंकि एफटीआई वालों को एक्टर्स चाहिए होते थे, एक्टर्स को कुछ ना कुछ स्क्रीन पे करना चाहिए था। तो हमने उन दिनों एफटीआई में जाकर मैंने डिप्लोमा फिल्म भी की, सॉन्ग एक्सरसाइज भी की,
मिज़ॉन सीन भी किया, डायलॉग एक्सरसाइज भी की, जब बुलाते थे चले जाते थे हम। तो वो पीएमजीपी कॉलोनी के बारे में जब बताया ना, तो एक नए शहर में आकर आपको फ़ैमिलियर चेहरे देखने को मिलते रहते हैं। तो जब हम उतरते थे नीचे तो एक दूसरे को देखते थे, पहचान बातें होती थी, तो कहीं न एक वो होम सिकनेस नहीं होती थी। वैसा फ़ील नहीं करते थे यार कहाँ अनजान शहर में है। तो शुरुआत हम सबकी पीएमजीपी, मतलब मैं, राजेश, हरीश, हम सब पीएमजीपी कॉलोनी से हमने शुरुआत की। ये इन सब लोगों से सीनियर थे, निर्मल निर्मल भाई को उन दिनों वो बैंडिट क्वीन हिट हो गई थी, तो निर्मल भाई बिज़ी हो गए थे एकदम, तो उनसे हम गप्पे मारते थे जब वो काफ़ी वक़्त तक वहाँ रहे। उन्होंने काफ़ी बड़ी-बड़ी फ़िल्में साइन कर ली थी, कमर्शियल फ़िल्में भी साइन कर ली थी। या हिमानी जी काफ़ी फ़िल्मों में काम कर रही थी, तो इनके साथ कभी मुलाकात हो जाती थी, बैठ जाते थे, बात कर लेते थे। अरुण बाली जी से भी। फाइनेंशियल जो भी चीज़ें थी उसको कैसे मेंटेन करते थे? यार थोड़े तो रिस्ट्रिक्शंस लाने पड़ते हैं। आप बिल्कुल फ्रिवलसली आप यू कांट स्पेंड योर मनी। जो आप थोड़े बहुत घर से पैसे लेकर आए हैं, उनको तमीज़ से, तरीके से खर्च करना। रेस्टलेसनेस थी कि कुछ भी शुरू हो जाए, तो इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अगर मैं हफ्ते में 3 दिन भी क्लास लेता था, तो मुझे 1000-1200 रुपए मिल जाते थे। और मेरी क्लास तो 3 घंटे की होती थी, मैं उसके अलावा फिर फ्री हो जाता था। तो उस वक़्त 1200 हफ्ते के मिल गए, तो महीने के तकरीबन कितने 4800 रुपए हो गए 4 हफ्ते के। बहुत हो जाता था उसमें से। यार एक सेपरेट एक इनकम आनी शुरू हो गई, और घर का किराया तो 3 लोग मिलके शेयर कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि भैया अगर एक्टर बनने आ रहे हो ना, तो स्टील का माइंड लेके आना और स्टील की बॉडी लेके आना। उस समय अगर मैं पूछना चाहूँ क्या स्ट्रगल था आपका और कैसे ओवरकम किया उसको? तो कहते हैं ना, जब आप वर्स्ट के लिए तैयार होके आते हो, तो फिर थोड़ा बहुत ठीक होने लग जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। हम सब ये जानते थे कि ये आसान रास्ता नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, हम जब थे तब सैटेलाइट टेलीविज़न इंट्रोड्यूस ही हुआ था जब हम बॉम्बे आए थे। चूँकि हम जिस दौर में आए थे सिनेमा बम्बई में एक्टिंग करने के लिए, तो जो सिनेमा था, एक तो सिनेमा ही मेन था। दूरदर्शन था और एक आध जी सैटेलाइट चैनल था, और सोनी थोड़ा बहुत आ चुका था। उसके अलावा ये जो डांसिंग स्किल्स एंड हॉर्स राइडिंग एंड एक्शन एंड थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग का भी दौर ज़बरदस्त आ चुका था, बिकॉज ऑफ मिस्टर सलमान खान एंड संजय दत्त एंड ऑल दैट। तो वो एक दौर था। फिर अक्षय कुमार आ चुके थे, तो जूडो, कराटे, ये वो सब, है ना, ये सब आ चुका था। तो हीरो को देखने का नज़रिया बदल चुका था। दिल नहीं टूटता था कि इतनी तैयारी करके आए हैं एनएसजी, मतलब एक्टिंग में अगर हम ये देखें तो मक्का है, वहाँ इससे बड़ा संस्थान एनएसडी एफटीआई से कुछ है देखो, ही मैं नहीं। बताऊँ, मैं इन चीज़ों को इसलिए नहीं इन पे क्रिब करता हूँ और इन पे रोना रोता हूँ कि यार मीडियम्स है ना ये अलग-अलग। करो ना, फिर रंगमंच करो चुपचाप जाके अपना। वहाँ पे बने रहो स्टार। करो वहाँ पे लीड रोल, मिलेंगे आपको। लेकिन वहाँ फिर पैसे नहीं है। नाटक में तो अगर तुम्हें सिनेमा करना है, तो भाई उसकी उसकी प्रैक्टिकैलिटी को भी तो समझना पड़ेगा ना, वो बहुत ज़रूरी है। शायद यही कारण थे कि मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। नॉट दैट कि बुरा नहीं लगता था। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ कोई ऐसी संत वाली क्वालिटीज़ नहीं आ गई थी शरीर में। इमोशनल कोशेंट बहुत हाई था। होता था, कभी लगता रोना था। नहीं आता, कभी कोई वो नहीं होता बिल्कुल तो आता था, क्यों नहीं होता था। कभी-कभी लगता था यार ऐसे ही चलती रहेगी क्या ज़िंदगी, यार ऐसे ही इधर 2-4 रोल करते रहेंगे क्या छोटे-छोटे, क्या रोज़ दफ्तरों में जा के लोगों से मिलना पड़ेगा क्या? रोज़ फ़ोटो दिखाने, होता था। लेकिन एक अंदर से ये भी आवाज़ कहती थी कि देखो यार, ये तुमने ही रास्ता चूज़ किया है, या तो छोड़ दो। ये भी एक जवाब मिलता था अंदर से। चाहे मैं लॉयर बनता, चाहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता, या मैं कोई बिज़नेस करता, कुछ भी करता। ये एक मोमेंट ऐसा हुआ था कि यार थैले में फ़ोटो लेके घूम रहे हो, फट बारिश हो गए और रही है बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, फ़ोटो बिखर गए। तो शायद मुझे लगा कि यार, एम आई डूइंग द राइट थिंग? इज़ दिस व्हाट आई वांट इन लाइफ? तो वो गिव अप करने के मोमेंट बहुत आते हैं। छोड़ दे भाई, फिर चला जा घर अपने। उसमें वो एक इंसिडेंट है जो मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट है कि वो फाइल जो थी वो भीग गई थी और फिर आके ओशो वाली जो बुक हाँ, पढ़ी। बिल्कुल, वो इंसिडेंट ने मुझे बिल्कुल तोड़ा था। और वो इंसिडेंट तोड़ा इसलिए नहीं कि किसी ने मेरे को कुछ मुझे लगा यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ इस शहर के अंदर यार। वो मौका था वो गिव अप वाला। बिल्कुल मौका था, मैंने तो तय कर लिया था। मुझे ये लगा यार, मैं तो यहाँ से जाने की सोच रहा था, चला जाऊँगा, ठीक है, वहाँ घर है, सब कुछ है, घर पे छत है, आराम है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेरे माँ-बाप बहुत रईस थे, लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर था ना कि भैया 3 टाइम का खाना भी मिलेगा, घर दिल्ली वाले जाके प्यार भी कुछ कर देंगे, लूंगा और दिल्ली में भी कुछ काम-वाम कर लूँगा, कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगा यार, मैं तो कुछ और ढूँढने आया हूँ, तो ये जो ऐश्वर्य हैं, मैं उनको पाने के लिए जो ऑलरेडी मेरे पास हैं, और मैं इस तकलीफ से गुज़रना नहीं चाह रहा हूँ। एंड देन आई सेड नहीं यार, बस
आई हैव टू स्टे हियर, आई हैव टू गिव माई बेस्ट नाउ एंड आई विल स्टे हियर। वो रेस्टलेसनेस हमेशा हाँ रहती है रही अंदर वो ही। रेस्टलेसनेस। मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे फिल्मों या ओटीटी के लिए फ़ोन्स आते हों, नहीं आते थे। उसका रीज़न शायद ये था कि एक तो लोगों ने मुझे इतना क्राइम पेट्रोल में देख रहे थे, प्लस प्लस उनके दिमाग में शायद ये इमेज थी कि मैं बहुत बिजी हूँ। और इतनी सी अगर आप टीवी सीरियल करके फिल्मों में काम करते हैं वो उतना है, लेकिन ये इमेज बहुत बड़ी हो गई थी। मुझे मालूम था डिफिकल्ट होगा। एंड व्हेन आई स्पोक टू माय वाइफ, मैं जूही को मैंने बताया, जूही ने कहा देखो आई एम विद यू, बिकॉज ऑब्वियस सी बात थी कि अगर मैं एक चलती चीज़ को छोड़ रहा हूँ जो मेरे मुझे एक ऐश्वर्य भी दे रही है, धन भी दे रही है, एक सिक्योरिटी भी दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा। जूही वाज लाइक आई एम विद यू, यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली इफ यू आर 100% श्योर, बिकॉज हैंडल तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। आई एम देयर टू सपोर्ट यू इमोशनली मेंटली, बट लड़ाई तुम्हारी अपनी अंदर की है। मुझे मालूम है कि मैं 25 दिन महीने में शूटिंग करने का आदी हूँ, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। हो सकता है मैं महीने के 30 दिन घर पे बैठा रहूँ, मुझे बैठना पड़ सकता है घर पे, मुझे इंतज़ार करना पड़ सकता है। आज 5 साल हो गए हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जहाँ 5 साल पहले था मैं वहाँ से आगे मूव कर चुका हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू है। मुझे पता है कि मुझे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये तकलीफ़ें अब दूसरी तरह की हैं। आप उसके बाद भी इस स्टेचर में आने के बाद भी आपने लोगों को खुद उनसे बातचीत भी की, जितने आपके जानने वाले थे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं जब क्राइम पेट्रोल छोड़ा तो मेरा सबसे पहला काम था, मैंने लिस्ट बनाई, जो मैं 25 साल पहले भी करता था। यार ये डायरेक्टर हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, इनमें से इनको मैं जानता हूँ, इनको मैं नहीं जानता हूँ, इनको मैं जानता हूँ, इनको मैं नहीं जानता हूँ। ओके ठीक है, इसको करो। लोगों को फ़ोन करके बताया कि भाई मैं फ्री हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, अगर आप कुछ बना रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ में, स्टेचर के बाद में भी वो ईगो ना होना। और वो ईगो इसलिए नहीं है, पता है क्या है? क्योंकि मैं कोई आपके पास मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन कर रहा हूँ। मैं आपको रोज़ मैसेज करके परेशान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ आपको इंटिमेशन दे रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे लगा कि लोगों के दिमाग में ये इमेज है कि मैं बिज़ी हूँ बहुत। तो मैं सिर्फ़ ये कन्वे करना चाहता था कि भाई अब मैं अवेलेबल हूँ और अब मैं एक्टिंग के असाइनमेंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहता हूँ, तो मैं हूँ अवेलेबल, मैं आई एम अराउंड। यू नो दैट्स द इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू पास ऑन। बट मैंने किया ये सब। मैंने जब एस्पिरेंट देखा, मैंने अरुणाब कुमार को फ़ोन किया, टीवीएफ वाले, मैंने उनके डायरेक्टर का नंबर ढूंढा, अपूर्व सिंह कर्की को, उनको फ़ोन किया। एंड ग्रेट, अपूर्व सिंह कर्की और दोनों ने मुझे सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड जैसा कैरेक्टर दिया, जो कि कहीं किसी उसका कोई क्राइम पेट्रोल की इमेज से कोई लेना देना तक नहीं है। सो आई एम थैंकफुल टू अरुणाब एंड अपूर्व ऑल्सो। आपको लगता है कि वो जो इंडस्ट्री में जिस तरीके का सपोर्ट या काम मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं? मुझे नहीं लगता कि वो न्याय हो पाया आपके साथ। हाँ, मतलब मुझे सच में उम्मीद थी जब मैंने गॉडमदर की थी। गॉडमदर एक बेहतरीन फ़िल्म थी, बहुत अच्छी। 6 नेशनल अवार्ड मिले थे गॉडमदर को। अगर मल्टीप्लेक्सेस होते ना, उस ज़माने में मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, तो ये मल्टीप्लेक्स टाइप वाली फ़िल्म थी यार, ये गॉडमदर चल जाती तब। तो वो नहीं, मुझे भी उम्मीद बहुत थी कि मुझे अच्छे रोल्स मिलेंगे फ़िल्मों में। लेकिन लोगों ने वो जो ज़्यादा इम्पैक्ट जिन्होंने डाला उन रोल्स को पकड़ लिया, चाहे वो बालिका वधू वाला हो या फिर अब क्राइम पेट्रोल बट की अगर बात। मुझे एक चॉइस दी जाए ना एज़ एन एक्टर कि यार अगर आपको खुद देखो, काम तो मैं एज़ एन एक्टर मुझे साइंस फिक्शन में मिलेगा या फैंटेसी में मिलेगा, मैं सब जगह काम करूँगा। लेकिन गिवन अ चॉइस, मेरी पहली चॉइस होगी ड्रामा। अनुराग कश्यप से पहले से दोस्ती थी, अनुराग की फिल्मों में क्यों नहीं दिखते आप? एक बार बोल देते हैं, अब पूरा ऐसा लगता है यार अब इसको जब मिलेगा तब ये थोड़ी बोलूँगा यार, दोस्त है ये तो। मतलब मुझे आज तक याद है जब सत्या बन रही थी, तो अनुराग बहुत कीन था कि मैं कॉप का रोल प्ले करूं उसके अंदर। अनुराग मुझे मिलवाने लेकर गया राम गोपाल वर्मा जी के पास और उनसे कहा कि सर ये पुलिस वाले का रोल ये करेगा। वो मुझसे मिले, बहुत अच्छे से मिले। बाद में मुझे ये खबर दी गई कि नहीं यार, राम गोपाल वर्मा को लगा कि मैं इस रोल के लिए थोड़ा यंग लग रहा हूँ। बाद में वो मेरे ही दोस्त आदित्य श्रीवास्तव ने वो रोल किया।